स्टार्ट करते हैं अपने सिक्योरिटी चैप्टर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और आज से 22 दिन के बाद मतलब 1 दिसंबर तक अपन ने सारी की सारी मोस्टली अपन ट्राई करेंगे कि पार्ट ए कैपिटल मार्केट का और पार्ट 2 सिक्योरिटीज़ लॉ का, जिनका मतलब सारी चैप्टर्स मिला के अपने कुछ 18-19 चैप्टर बनते हैं। मतलब मेरे पास जो बुक है उसमें तो 18-19 बनते हैं, तो उस हिसाब से अपन 22 दिन के अंदर ये सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे और स्टार्ट मतलब लाइन वाइज ही करेंगे कैपिटल मार्केट से। उसके बाद अपन पार्ट 2 उठाएंगे जब क्या बोलते हैं इसका नंबर लगेगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के साथ, जिसको बोला जाता है स्क्रा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में कहा गया है, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्क्रा है क्या वो समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन जनरल टर्म्स में आपको पता है कि अपन के इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है सिर्फ 2, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उन एक्सचेंजेस को एक रिकॉग्निशन देने का काम वो मतलब किसी अगर एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करवाना है अपने आप को, तो वो स्क्रा के तहत करवा सकता है अपने आप को। सेबी के पास जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आपको परमिशन लेनी पड़ेंगी और वो सब होने के बाद आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहलाए जाओगे। अब इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंज है, पर 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, वो है बीएसई और एनएसई। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफली इन डीलिंग thereon. Hence, in 1956, the Securities Contract Regulation Act was passed, which provides for recognition of stock exchange by the central government. ठीक है, the Securities Regulations Act 1956 provides for direct and indirect control of virtually all aspects of the securities trading, including the running of stock exchanges, which aims to prevent undesirable transaction in securities. काफ़ी इंसाइडर ट्रेडिंग होती है और काफ़ी मतलब जैसे किसी की कंपनी है और वो जानबूझ के कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसके स्टॉक्स के जो अमाउंट होती है उसमें मैनिपुलेशन होती है और उस कारण पब्लिक इंटरेस्ट की ये चीज़ खिलाफ होती है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम, अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन होने से रोकने का काम करता है ये रिकॉग्निशन देने वाली कमेटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सबको मेन सही करने का काम है इन लोगों का। और इससे ही होता है, आगे अपन पूरा प्रोसीजर समझेंगे कैसे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 20 फरवरी 1957। ठीक है, कब एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में लागू होता है और कम इनटू फोर्स इन 20 फरवरी 1957। फॉलोइंग आर दी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्क्रा। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंपॉर्टेंट वो एक बार पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटी। स्पेकुलेशन यानी कि वही अपना कुछ भी ऊपर नीचे करने का काम, अनडिजायरेबल यानी कि जानबूझ के ऐसी चीज़ें करना जिससे मार्केट मैनिपुलेशन हो और उन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट हो उसमें, तो उस चीज़ को रोकने का काम करती है ये, मतलब स्क्रा का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू रेगुलेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आउटसाइड द लिमिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, टू प्रोवाइड फॉर एंसिलरी मैटर्स। एंसिलरी मैटर्स यानी कि मिसलेनियस, यहाँ आप उस तरीके से समझ सकते हो कि प्रोवाइड एंसिलरी मैटर, या जो कोई भी उनके अंदर में या कुछ ऐसा काम आता है कि वो कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, एंसिलरी यानी कि एक तरीके से ओपन एंडेड टर्म हो गया कि आपका सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्क्रा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्क्रा में क्या बोला है कि देखते हैं एक बार कि ये स्क्रा कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ स्क्रा शेल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट, the RBI and local authorities or any corporation set up by the special law. ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, आरबीआई, लोकल अथॉरिटीज और एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ आपको पता है कि कुछ भी स्पेशली अगर किसी लॉ के द्वारा किसी कमेटी को या किसी कॉर्पोरेशन को बनाया गया हो तो उसके ऊपर ये स्क्रा लागू नहीं होगा। एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर वारंट और एनी ऑप्शंस और राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस अग्रीड अपॉन विद द सेम was issued. Any convertible bond, share warrant or any option or right on the basis of the price agreed upon with the same was issued. Agreed यानी कि ऊपर वाले पॉइंट जो थे शायद वही होंगे, तो उसके हिसाब से उनके ऊपर भी स्क्रा लागू नहीं होगा। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट in the interest
of trade and commerce or the economic development of the country may specify any class of contract as contracts to which these act or any provision contained there shall not be apply. ठीक है, सिंपल है, पढ़ के रखो, याद आए तो मतलब सही है, वैसे कुछ वो नहीं है, याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है कि गवर्नमेंट और कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर वारंट्स और ऑप्शंस और राइट्स, लोकल अथॉरिटी, आरबीआई, कॉर्पोरेशन जो स्पेशल लॉ के द्वारा बनी गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रेड एंड कॉमर्स में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी का कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ भी अगर अच्छे के लिए कर रहे हो, और जो गवर्नमेंट के ऊपर ये सब लागू नहीं होता है, जाहिर सी बात है, बाकी ध्यान रखना। सेक्शन 28 में बस ये कहा गया है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्क्रा। फिर है रेगुलेशन रूल्स मेड अंडर स्क्रा। तो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957, ये सिर्फ पढ़ने वाली है, एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, फिर अपन आगे देखते हैं। डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ कुछ, जिसमें से 2-3 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ आपको पता ही है जनरल टर्म्स में, तो बाकी एक बार देख लेंगे। फिर क्या बोला, रेगुलेशंस रूल्स मेड अंडर स्क्रा। तो बोला सबसे पहला सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 में बनाया गया था। फिर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018 में बनाया गया था। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल 2005 में बनाया गया था। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अपील टू सेट रूल्स 2000 में बनाया गया था, कि अगर कुछ भी कोई मतलब जैसे पार्टी अग्रीव्ड पार्टी होती है कोई, जो इसके क्या बोलते हैं, इसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो वो जा सकता है सेट के पास अपील लेके कि भैया इसको सुधारो, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। तो वो भी अपना कोई भी व्यक्ति सेट के पास जा सकता है। और होल्डिंग प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर कुछ नुकसान होगा तो पेनल्टी लगेगी, इंक्वायरी अगर कुछ करनी होगी तो प्रोसीजर है उसके लिए प्रॉपर, तो इंक्वायरी भी उसके लिए कर सकते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं सब जगहों के लिए। सेबी के लिए भी सेबी के लिए नहीं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, कि आप लोगों को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का भी अपन आगे देखेंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर है, तो वो भी एक बार देखेंगे। तो बस मेनली तो यही था। अब पूरे चैप्टर में अपन ये देखेंगे तो अपने का ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा क्या क्या बोला हुआ है। फिर की डेफिनेशंस कुछ दी हुई हैं अपन को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन अ सिक्योरिटीज क्रिएटेड एंड इशूड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन। सिंपल जी। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को होप सो पता ही होगा। डिलीवरी यानी कि स्टॉक्स की कुछ अपन डिलीवरी और इंट्राडे ऐसे होता है, तो वो टर्म्स है, आगे देखेंगे अपन। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर actual delivery of securities and the payment of a price thereof either on the same day as the date of the contract or on the next day। ठीक है, आपको पता होगा अपने कोई भी अगर आप शेयर लेते हो तो T+1, T+2, T+3 ऐसे ऐसे पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, और अब T1 तक अपन पहुंच चुके हैं, और आगे और भी सेबी और ये लोग सब डेवलप कर रहे हैं कि हम तुरंत कर दें। मतलब जैसे मैंने शेयर खरीदा, तुरंत मेरे अकाउंट में शो करेगा कि हाँ मैंने उसको ले लिया, डिलीवरी के फॉर्म में। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि कब आपको वो सिक्योरिटीज मिल रही हैं, एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस देयर ऑफ इधर ऑन द सेम डे एज द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि आज भी होगा तो भी माना जाएगा, कल भी होगा तो भी माना जाएगा। नोट में कुछ कहा गया है, देखते हैं। द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच ऑफ द सिक्योरिटीज और द रेमिटेंस ऑफ अ मनी देयर ऑफ थ्रू द पोस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड from the computations of the period aforesaid in the parties to the contract do not reside in the same town or locality। इसमें मतलब उस डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं कहा गया है। ये अपना एक्ट भी है तो 1956 का एक्ट है, और अपना 1991 में अपना आया था पूरा एक डीमटेरियलाइजेशन, और वो सब तब से उसके बाद सेबी आई थी, और उसके बाद से ये सब पूरा चालू हुआ नए अपने डीमटेरियलाइजेशन होना, और वो सब अभी रिसेंटली हुआ है डीमटेरियलाइजेशन और ये सब। तो इसलिए ये लोगों ने उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि अगर कोई भी डिलीवरी के लिए अपना कोई सर्टिफिकेट आप इस शहर से दूसरे शहर जा रहे हो बाय पोस्ट, तो वो पोस्ट पीरियड जो होगा यहाँ से वहाँ जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अ बेनिफिशियल ओनर to the account of another beneficial owner when such securities are dealt with by depository। Transfer of the securities by the depository from the account of a beneficial owner to the account of another beneficial owner when such securities are dealt with by the depository। ठीक है,
ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर टू द अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर व्हेन सच सिक्योरिटीज आर डील विद द डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी के द्वारा अगर कोई अपना डिपॉजिटरी के द्वारा अगर कोई ट्रांसफ़र आपने वो किया है तो एक बेनिफिशियल से दूसरे बेनिफिशियल को भी जाना अगर आप कर रहे हो, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ अब तक तो अपन ये समझते हैं सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स। अब इसको देखो, शेयर्स वाइडर टर्म नहीं है, सिक्योरिटीज़ वाइडर टर्म है। सिक्योरिटीज़ के अंदर शेयर्स आते हैं, शेयर्स के अंदर सिक्योरिटीज़ नहीं आती हैं, ध्यान रखना। सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप्ट्स मतलब जो भी आप डीमटेरियलाइज फॉर्म में करते हो ना, उसको स्क्रिप्ट्स बोला जाता है। मतलब जो आपके ऑनलाइन डीमटेरियलाइजेशन, डीमेट अकाउंट में जो आपके शेयर्स दिख रहे हैं, दैट इज स्क्रिप्ट। शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। डेरिवेटिव्स, unit of any other instrument issued by any collective investment scheme to the investor in such scheme. Securities received as defined in securitizations and reconstructions of financial assets and enforcement of Security Interest Act, सरफेसी एक्ट 2002 में कहा गया है। सरफेसी के बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन। Scrutinization and recognition of financial assets and enforcement of Securities Interest Act, सरफेसी एक्ट 2002 का है, आगे देखेंगे। सिक्योरिटीज रिसीव्ड एज डिफाइंड इन दिस, जो भी सरफेसी में आएगा उसको भी सिक्योरिटीज कहा जाएगा। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, एनी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट or instrument issued to an investors by any issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt, any certificate or instrument issued to an investors by any issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt। ठीक है, ये सब आता है सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड बाय द सीजी टू बी द सिक्योरिटीज एंड राइट टू इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, अगर कोई आपका इंटरेस्ट भी है सिक्योरिटीज में या कोई राइट भी है, कुछ हक भी है, तो भी आपका उसको सिक्योरिटीज में कहा जाएगा। ठीक है, अभी ये सब देखो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाई चांस 2 मार्क में भी 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिक्योरिटीज, डिफाइन सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन केस में अगर कोई, अपन को याद है अभी पिछली बार जब एग्जाम हुई थी तो उन लोगों ने 20 मार्क की सीधा एक केस स्टडी पूछी हुई थी, जहाँ पे अपन को 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 2-2 अपने कितने मार्क के, 4-4 मार्क के, हाँ 4-4 मार्क के 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिसमें कुछ ऐसे पूछा गया था और डायरेक्ट भी थे उसमें कुछ क्वेश्चंस केस के रिलेटेड भी थे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे की बात करी गई है कि वेदर OFCDs होती है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय सहारा वर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फेलिंग विद इन स्कोप ऑफ सेक्शन 28 सबसेक्शन 1B ऑफ SCR एक्ट, यानी कि स्क्रा में बात करी गई थी अपने। तो क्या बोला कि द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द OFCDs वर क्लेम्ड टू बी hybrid nature, that shall not mean that they are not securities as explained under the SEBI Companies Act 2013 and SCRA Act, even though there has been no such definite definition of the word hybrid instruments under this act, the hybrid instrument will fall within the ambit of the securities। ठीक है, इस केस के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसे भी सिक्योरिटीज में माना जाएगा। Contention of the Saharas that OFCDs issued by them are convertible bond issued on the basis of the price agreed upon at the time of issue and therefore the preventions of SCRA would not apply in view cannot be sustained। ठीक है, इन लोगों को मतलब मना कर दिया था अपेक्स बॉडी ने, अपेक्स यानी कि अपनी सुप्रीम कोर्ट से, कि नहीं, और ये भी वही है, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज अपन चैप्टर 2 में अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें समझेंगे। फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मीन द स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया होगा वो होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। चलो जी, अब प्रॉपरली अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। ये ना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3, 4, तो एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करी गई है, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन, क्या कैसे एप्लीकेशन करी जाएगी और कैसे क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, वो सेक्शन 3 में बात करी है। एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन सेक्शन 4 में बात करी गई है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 3, उसके बाद अपन सेक्शन 5 भी देखेंगे जहाँ पे विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन की बात करी जाएगी। लाइन में ये देखो, 3 एप्लीकेशन, 4 ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन, ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन, और तीसरे में विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है जी। सेक्शन 3 लेज डाउन दैट एनी स्टॉक एक्सचेंज desirous or being recognized for the purpose of these act may make an application in the prescribed manner of the central government. Section 3 lays down that any stock exchange desirous of being recognized by the purpose of these act may make an application in the prescribed manner by the central government. ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी कंपनी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई कर सकती है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये जो प्रोसीजर है वो अपन देखेंगे, अभी नीचे है, वो करने के बाद एप्लीकेशन कर सकती है फॉर रिकॉग्निशन। एवरी एप्लीकेशन शेल कंटेन सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शेल बी accompanied by, every application shall contain such particulars as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the bylaws of the stock exchanges for the regulations and control of contract and a copy of the rules relating in general to the constitutions of the stock exchange। आपको कॉपी देनी पड़ेगी बायलॉज की, जो भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज के होंगे, फॉर द रेगुलेशंस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट और कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉपी देनी पड़ेगी रूल्स रिलेटिंग इन जनरल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली आपकी स्टॉक एक्सचेंज को कैसे आप चला रहे हो, उसके क्या रूल्स, क्या गाइडलाइंस, क्या रेगुलेशंस आप फॉलो करते हो, वो आपको बतानी पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सिंपल, अभी तो इतना ही दिया हुआ है। सेक्शन 4 आ गया, लेज डाउन दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड powers are accessible by the SEBI also after making such inquiries as may be necessary in this behalf and after obtaining such further information if any as if may requires, that the rules and bylaws of the stock exchange are such that they ensure fair dealing and investor protection, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो रहा है उससे और फेयर डीलिंग चल रही है अपने उसमें, तो उसको माना जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। फिर और क्या बोला कि that the stock exchange is willing to comply with any other conditions with the central government may impose। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और भी अगर उसको कुछ बोलती है ये भी करो आप, और वो उसको उसके सामने नाटक नहीं कर रही है, आनाकानी नहीं कर रही है, वो बोल रही है कि हाँ ठीक है चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। फिर तीसरी चीज़ बोली कि दैट इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड ऑल्सो बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ टू द स्टॉक एक्सचेंज, would be in the interest of the trade and also in the public interest to grant, ठीक है। पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है आप इसको रिकॉग्निशन दो, चलेगा हमें, ठीक है, और अपना ट्रेड में भी अच्छा एक इंटरेस्ट दिखना चाहिए और सब काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो गवर्नमेंट भी बोलेगी कि हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Every grant of recognition to the stock exchange under these sections shall be published in the Gazette of India. Every grant of recognition to the stock exchange under this section shall be published in the Gazette of India and also in the official Gazette of the state in which the principal office of the stock exchange is situated. ठीक है, every grant of recognition of the stock exchange under the section shall be published in the Gazette of the India and also in the official Gazette of the state in which the principal office of the stock exchange is situated, and such recognition shall have effect as from the date of its publication in the Gazette of the India. ठीक है, ऑफिशियल गेजेट किया जाएगा उसको, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ सिचुएटेड है उसका प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ है वहाँ पे, और फिर उसको वहाँ से ही पब्लिश किया जाएगा, उसको ग्रांट किया जाएगा कि हाँ तुम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो, एंड सच रिकॉग्निशन शैल हैव इफेक्ट एज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया। जब पब्लिक हो जाएगा ये चीज़ पूरे इंडिया में कि हाँ ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से उसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है।
No application for the grant of recognition shall be refused except after giving an opportunity to the stock exchange concerned to be heard in this matter, and the reason for such refusal shall be communicated to the stock exchange in writing. गवर्नमेंट अगर मना भी कर देती है कि नहीं हम तुम्हें नहीं मानेंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो तुम लोगों को राइटिंग में बताना पड़ेगा और उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी कि हाँ तुम भी कह लो तुम्हारी क्या कहना है। मतलब उसको आप अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो उन लोगों के पास पूरा अधिकार है कि हाँ ठीक है आप उसके सामने कह सकते हो कि क्यों नहीं दे रहे हो, या अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं या कुछ चीज़ें रखी हैं कि हाँ इस आधार पे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, तो उसके सामने तुम काउंटर कर सकते हो। अब देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ द स्क्रा, विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। Section 5 lays down that if the central government is of the opinion that the recognition granted to a stock exchange should be in the interest of the trade or in the public interest, be withdraw. The central government may serve on the governing body of the stock exchange. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अगर बोलते हैं कि मेरे को हटना है तो हट सकते हो तुम, पर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, और जब तुम हट रहे होगे तो उसके हटने से किसी व्यक्ति का, किसी भी पब्लिक का वो नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के हित में होते हुए ही तुम्हें अपना हटना पड़ेगा। और क्या बोला कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे सर्व ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अ रिटन नोटिस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू द विड्रॉवल ऑफ द रिकॉग्निशन फॉर द रीजन स्टेटेड इन द नोटिस, एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड to the governing body, opportunity to the governing body to be heard in the matter, the central government may withdraw by notification in the official gazette the recognition granted to the stock exchange. ठीक है, गवर्नमेंट को अगर लगेगा और वो सब बातचीत के साथ आपका वो हटा सकते हैं रिकॉग्निशन। सिंपल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्क्रा एक्ट 1956। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स बताए हैं स्क्रा के तहत कि आप क्या क्या कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ पहले से ही, ये सिर्फ रीड ओनली वाला आंसर है, और गवर्नमेंट के नाम पे ये लोगों ने सेबी की पावर्स बता दी हैं कि हाँ सेबी क्या क्या कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स सेबी को ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब ज़्यादा नॉलेज स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी कि सेबी को होगी? सेबी को होगी, तो वो लोगों ने उस हिसाब से ध्यान रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार अपन पढ़ लेते हैं। पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले टू कॉल फॉर पीरियड, ठीक है चलो ना लाइन में देखते ही जाते हैं। चलो सेक्शन 6 बोलता है, सबसे पहले लाइन में दिया हुआ देखो 3 4 5 6, ठीक है 5 6 7 8, 7 नहीं है 8 है, 11 है, 12 है, 16 है, 23 है, 29 है, 29 ए है। ठीक है, ध्यान में देते जाते हैं, ध्यान से देखते जाते हैं फटाफट। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरी। सेक्शन 6 ऑफ द स्क्रा, every recognized stock exchange shall furnish to SEBI such periodical returns relating to its affairs as may be prescribed. Periodical returns आपको दिखाने पड़ेंगे। Preservation of books of accounts and other documents, every such stock exchange and every member यानी कि कौन, stock broker thereof shall maintain and preserve for such periods not exceeding 5 years such books of accounts and other documents as the central government after consultation with the stock exchange concerned may prescribe in the interest of the trade or in public interest, and such books of accounts and other documents shall be subject to inspections to all reasonable time of SEBI. क्या बोला इसमें कि आपको 5 साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, और आपको क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को भी करनी है ये चीज़, और एवरी मेंबर यानी कि स्टॉक ब्रोकर को भी ये चीज़ करनी है। ठीक है, पावर ऑफ सेबी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, क्या बोला हुआ है देखते हैं। द सेबी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग call upon a recognized stock exchange or any member thereof to furnish in writing such information or explanation relating to the affairs of the stock exchange or of the member in relation to the stock exchange as the SEBI may requires, or appoint one or more persons to make an inquiry in the prescribed manner in relation to the affair of the governing body of the stock exchange or the affair of any of the members of the stock exchange in relation to the stock exchange and submit a report of। वापस पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं क्या बोला। सबसे पहले तो ये बोला कि सेबी ये देखेगी कि हाँ ये चीज़ जो है पब्लिक इंटरेस्ट में तो है, कुछ नुकसान तो नहीं कर रही है पब्लिक का, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा।
फिर बोला कि कॉल अपॉन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एनी मेंबर देयर ऑफ टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू इट्स अफेयर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और ऑफ द मेंबर्स इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एज द सेबी में रिक्वायर। सेबी को अगर जैसा लगेगा वो उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं, उनको अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं बोल सकता कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अपॉइंट वन और मोर पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और द अफेयर of any of the members of the stock exchange in relation to the stock exchange and submit a report to the result of the such inquiry of the SEBI within such time as may be specified, or in the case of the inquiry in relation to the affairs or any of the members of the stock exchange direct the governing body to make the inquiry and submit the report to the SEBI। ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ था। कहा सिर्फ यही गया है कि सेबी को अगर लगेगा कि आप एक या एक से ज़्यादा कोई ऑफिसर या कोई ऐसे व्यक्ति जो इंक्वायरी करने के लिए सक्षम रहेगा उसे भी आप हायर कर सकते हो और उसके द्वारा भी वो कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो स्टॉक ब्रोकर से या स्टॉक एक्सचेंज से, और वो फिर उसको क्या बोलते बातचीत के साथ सेबी को सबमिट कर देगी वो रिपोर्ट, और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे, वैसे जैसा भी रहेगा उन लोगों के आपस की बात है, फिर वो अपन का लेना देना नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज बाउंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सॉट। स्टॉक एक्सचेंज बाउंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सॉट। स्टॉक एक्सचेंज को तो देना ही पड़ेगा ना भैया। अभी अगर कोई मांगेगा उसके अपने बड़े चीज़ मैं बाप बोल रहा था, ठीक है, पर उसको अभी वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है चलो कोई नहीं। अगर बाप मांगेगा तो बेटे को तो देना ही पड़ेगा ना भाई। स्टॉक एक्सचेंज इज बाउंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सॉट वेयर एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू द ऑफर्स of a recognized stock exchange or the affairs of any of its members in relation to the stock exchange has been undertaken. Every director, manager, secretary or other officer of such stock exchange, every member of such stock exchange, if the member of the stock exchange is a firm, every partner, manager, secretary or other officer of the firm, and every other person or body of the person who has had dealing in the course of the business with any of the person mentioned in clause A, B, C, whether directly or indirectly। ठीक है, अपन को ये तो पता चला कौन कौन। shall be bound to produce before the authority making the inquiry all such books of accounts and other documents in his custody or powers relating to or having a bearing of the subject matter of such inquiry, and also to furnish the authorities within such time as may be specified within a such statement or information relating thereto as may be required of him। ठीक है, ये लोगों को भी अगर मांगेंगे तो उन लोगों को देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये देखो सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इससे और अच्छे अच्छे आंसर हैं। फिर देखो क्या बोला, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और डायरेक्ट द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और डायरेक्ट टू मेक रूल्स और अमेंड रूल्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पूरे पावर रहेंगे ना कि उसको बनाना है, उसको हटाना है, उसको ठीक करना है, उसके अंदर कुछ और लाना है, कुछ रूल्स बनाने हैं, तो वो कर सकता है। सेक्शन 8 में इसकी बात करी गई है कि सेक्शन 8 डील्स विद द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और डायरेक्ट रूल्स टू बी डायरेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक सच एन ऑर्डर ओनली इफ इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं जा रही अब? ठीक है ना, मतलब अगर लगे बाई चांस तो मेरे को आप बता सकते हो, कमेंट कर देना या कुछ ऐसा। ठीक है, वो तो आप फिर एडजस्ट भी कर सकते हो उस पर स्पीड में, पर ठीक है देख लेना। ज़्यादा तो फास्ट नहीं है पर ठीक है शायद ज़्यादा है। मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं यार बहुत तेज़ पढ़ने लग जाता हूँ कभी कभी, और उस चक्कर में दिमाग कहीं और चला जाता है और पढ़ते अपन इस तरफ है, तो फिर वापस से पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, अपन ध्यान रखेंगे इस चीज़ का आपसे। चलो वापस से देखते हैं। सेक्शन 8 डील्स विद द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक सच an order only if it complies with the following requirements. The central government shall consult the governing body of the stock exchange. ठीक है, सबसे पहले तो वो कंसल्ट करेंगे गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज के साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म अ ओपिनियन दैट इज नेसेसरी और एक्सपीडेंट टू मेक सच एन ऑर्डर। वो लोग ओपिनियन भी इधर उधर भी पूछ सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा सोचा है, ये सही है कि नहीं है, सेबी से या किसी भी ऐसे एक्सपीडेंट टू सच एन ऑर्डर कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई द रीज़न फॉर मेकिंग सच एन ऑर्डर। वो लोग रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा। द ऑर्डर टू मेक रूल्स और अमेंड एनी रूल्स ऑलरेडी मेड शैल बी गिवन
only in respect of the matter specified, that is the provisions relating the governing body, office bearers and members of the stock exchange and admission of firm as a member of the stock exchange. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी चीज़ें रखेगी। उन लोगों को अगर लगेगा कि उसको अमेंड करना है तो वो बेशक कर सकती है। एनी रूल्स ऑलरेडी मेड शैल बी, मतलब कोई अगर बन भी चुका है तो उसको अमेंड कर सकती है, और उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, अगर वो ओपिनियन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने क्या बोलते तुमसे पूछा है तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम मानेंगे तो अपनी, पर तुमसे भी पूछे लेंगे बस एक बार। It shall be the duty of the such recognized stock exchange to make or amend the rules within 2 months from the date of order of the central government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो आपको 2 महीने के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को वो चीज़ का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया अब तुम उसको 6 महीने तक कर ही नहीं रहे हो, 2 महीने के अंदर उस चीज़ का आपको पालन करना पड़ेगा। वो चेंजेस आपको दिखने चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं अपन पावर्स में क्या बोला है कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुप्रिसाइड कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सस्पेंड बिजनेस देयर ऑफ। सेक्शन 11 इसकी बात करता है। सुप्रिसाइड का मतलब होता है टेक ओवर करना, किसी भी चीज़ को अपने अंडर ले लेना। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुप्रिसाइड कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सस्पेंड बिजनेस देयर ऑफ। ठीक है, या तो वो अपने अंडर ले सकती है या तो वो उसको सस्पेंड ही कर सकती है सीधा। अब देखते हैं, in case the central government is of the opinion that the governing body of any recognized stock exchange should be suppressed, then the central government may serve on the governing body a written notice that the central government is considering the suppression of the governing body for the reason specified in the notice। आपको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। given an opportunity to the governing body to be heard in the matter, declare the governing body of such stock exchange to be suppressed, appoint any persons or person to exercise and platform all the powers and duties of the governing body। ठीक है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, उसको नोटिस देना पड़ेगा आपको, लेकिन अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये है और ये आपके स्टॉक एक्सचेंज को सप्रेस करेगा। और अपॉइंट एनी पर्सन, वो उस एक्सरसाइज उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए और ड्यूटी को करने के लिए अपना एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हायर किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। और अपॉइंट वन ऑफ सच पर्सन टू बी चेयरमैन, टू बी द चेयरमैन एंड अनदर टू बी द वाइस चेयरमैन देयर ऑफ। ठीक है, ठीक है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए भी पर्सन्स को अपॉइंट किया जा सकता है। द ऑर्डर विल बी गेट अफेक्टिव ओनली आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेजेट के बाद ही ये सब होगा। फिर है इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर, द मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शैल सीज टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। द पर्सन और person appointed may exercise and perform all the powers and duties of the governing body which has been suppressed। गवर्निंग बॉडी मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की ही बात करी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको आप इंटरचेंज कर देना। द प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शेल वेस्ट इन द सच अपॉइंटेड पर्सन। यहाँ पे इन लोगों ने 2 टर्म यूज़ किए हैं, गवर्निंग बॉडी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज। तो मोस्टली तो ये दोनों सेम ही तरीके से इन लोगों ने लिए हैं, पर बाई चांस अगर कुछ अलग होता है तो हो सकता है। तो ठीक है, अपन एक बार उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लो बस। पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेक्शन 12 में बात करिए इसका आके। फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल फॉर एक्सरसाइजिंग द अफोरसेड पावर। The CG must form an opinion that some emergency has arisen and for the purpose of meeting the emergency it is expedient to suspend the business of the stock exchange। ठीक है, कोई अगर इमरजेंसी आती है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे अपना गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसको सस्पेंड करना अनिवार्य है तो वो कर सकती है। द CG shall issue a notification in the official gazette that the business of the stock exchange have been suspended। ऑफिशियल गेजेट में वो सीधा मना कर सकती है, नोटिफिकेशन निकाल के कि हाँ इसको हटाया जाएगा।
द सीजी shall specify the reason in the notification published in the official gazette. reason बताना पड़ेगा. The suspension of such business shall be subject to such conditions as may be specified in the notification. notification के अंतर्गत ही आप उसको सस्पेंड कर सकते हो. ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ नोटिफिकेशन इस चीज़ की निकाली और इस रीज़न से हमने उसको सस्पेंड किया, तो वो नहीं कर सकते. नोटिफिकेशन में बताना पड़ेगा कि क्यों सस्पेंड कर रहे हो. The suspension of such business shall be for such period not exceeding 7 days और such extended period as may be specified in the notification. 7 दिन तक आप कर सकते हो या उससे ज़्यादा अगर आपको करना हो तो वो आपको नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड करना पड़ेगा और उसके लिए भी कुछ रूल्स सेट किए गए होंगे. यहाँ पे अपने को दिए नहीं है, उस हिसाब से वो सब हो जाएगा. अब आगे दिए सेक्शन 16 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस. In the central government is of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in specified securities in any state or area, it may by notification in the official gazette declare that no person in the state or area specified in the notification shall have with the permission to of the central government enter into any contract for the sale or purchase of any securities specified in the notifications except to the extent and in the manner as in the specified therein. All contract in contravention of the provision entered into after the date of the notification issued thereunder shall be illegal. अगर आप करोगे भी तो उसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी वाला आंसर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23 में इसकी बात करी गई है. देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेबी recommendation by SEBI, it's if satisfied that any person who is alleged to have violated any of the provisions of these act or the rules or the regulation made thereunder has made a full and true disclosure in respect of alleged violation, grant to such person subject to such conditions as it may think fit to impose immunity from prosecution for any offence under these act or the rules or the regulations made thereunder, or also from the imposition of any penalty under these act with respect to the alleged violation. No such immunity shall be granted by the central government in case where the proceedings for the prosecution for any such offence have been instituted before the date of receipt of application for grant of such immunity. Further, that the recommendation of the SEBI are not binding upon the central government. Simply अभी कोई अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से वायलेशन हुए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ चीज़ें गई और वो नहीं करना चाहिए था, पर वो लोगों ने कर दिया. अब कर तो दिया, अब वो लोगों को भी लगा कि यार हमने जानबूझ के तो किया नहीं है, हो गया. उन लोगों ने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दे दिया गवर्नमेंट को कि हाँ देखो भैया हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है और इसके खिलाफ आप क्या देख लो, हम आपको सामने से ऐसे बोलते ना आत्मसमर्पण कर रहे हैं. तो वो उन लोगों ने कर दिया और गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ यार अच्छी कंपनी है और आगे जाके अपने को इकोनॉमी में फ़ायदा होगा ऐसा वैसा. तो फिर वो उन लोगों को सेबी की रिकमेंडेशन के साथ इम्यूनिटी दे सकती है और इम्यूनिटी में उन लोगों को कुछ पेनल्टी में कम करना या कुछ बेनिफिट देना. ठीक है, अब वो सेबी के साथ मिलके वो रिकमेंडेशन के साथ कर सकते हैं. सेबी रिकमेंडेशन तो देगी पर सेबी के रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं रहेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने ओपिनियन रहेंगे, अपने क्या बोलते समझ से वो कर सकती है. An immunity granted to a person as mentioned above may at any time be withdrawn by the central government if it is satisfied that such person had in the course of the proceedings not complied with the condition on which the immunity was granted or had given false evidence, and thereupon such persons may be tried for the offence with respect to which the immunity was granted or for any other offence of which the appears to have been guilty in connection with the contravention, and shall also become liable to imposition of any penalty under these act to which such persons would have been liable had no such immunity be granted. ठीक है, गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि उसने हमसे झूठ बोला और झूठ बोल के हमसे इम्यूनिटी प्राप्त करी तो वो लोग उसको खारिज कर सकते हैं और उसको पेनल्टी लगा सकते हैं जो उसके ऊपर लगने वाली थी और भारी पेनल्टी लगेगी. क्योंकि साला एक तो पहले तुमने गलती बोल के हमसे झूठ बोला और झूठ बोल के इम्यूनिटी ले ली, तो इम्यूनिटी तो तुमसे ले ही लेंगे, पेनल्टी भी अपने और लगाएंगे और ज़्यादा लगाएंगे. ठीक है, फिर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स. सेक्शन 30 में इसकी बात करी गई है स्क्रा के, और सबसे पहले बोलता है सेक्शन 29A. ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स. पढ़ते हैं. सेक्शन 29A स्टिपुलेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड in the official gazette direct that the power except the power under section 30.
सेक्शन 30 में क्या पावर दी है वो अपन आगे पढ़ेंगे। बाकी इसमें देखो क्या बोला, सेक्शन 29A स्टिपुलेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर published in the official gazette direct that the power exercisable by it under any provision of the act shall in relation to such matter and subject to such conditions if any as may be specified in the order be accessible also by the SEBI or the RBI constituted under section 3 of the RBI Act 1934। SEBI सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेलीगेशन की पावर है कि आप अपनी पावर को आरबीआई को और सेबी को दे सकते हो, पर कौन सी नहीं दे सकते हो वो सेक्शन 30 में बात करी गई है। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 30 एम्पावर्स द सीजी टू मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गेजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द रूल्स। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये आप उसको नहीं दे सकते, मतलब इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। इसको आप बोलते हैं ना कि मेरे को कुछ काम बोला, मैंने उस काम को किसी और व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, मम्मी ने मेरे को कोई काम बोला और मैंने उस काम को मेरे भाई को दे दिया कि हाँ तू कर ले। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते, समझे? हाँ, इन पर्टिकुलर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच एप्लीकेशन मे बी मेड, द पर्टिकुलर्स विच दे शुड कंटेन एंड दे लेवाई ऑफ अ फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एप्लीकेशंस। मैनर इन विच एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन बनेगी वो आप नहीं बता सकते, नहीं, मतलब ये सारी देखो पावर्स बता रहा हूँ, सीधा समझ लेना कि ये वाली पावर आप डेलीगेट नहीं कर सकते किसी को भी, सेबी को या आरबीआई को। ठीक है, कौन सी पावर है? टू मैनर इन विच एप्लीकेशन मे बी मेड, manner in which any inquiry for the purpose of recognition of stock exchange may be made, the condition which may be imposed। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही पढ़ूंगा। The particular which should be contained in the periodical return and annual report, कैसे आप दोगे? The document which should be maintained and preserved and the period for such अपना preservation, the manner in which any inquiry by the governing body of the stock exchange shall be made, the manner in which the bylaws to be made or amend, the manner in which applications may be made by the dealers in securities for license, any other matter which is to be may be prescribed, which is as may be prescribed। ठीक है, every rules made under the act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is the session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two or more successive session and in before the expiry of the session immediately following the session of the successive session for said both houses agrees in modification। और ये सब ठीक है, कोई काम का नहीं है, पढ़ लेना एक बार, बस कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे दो टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अंडर स्क्रा एक्ट 1956। अब रिकॉग्निशन मिल चुका है, अब उन लोगों के पास क्या क्या पावर्स है ना, उस पावर्स की इसमें बात करी गई है। ठीक है, सेक्शन 7 पहले नहीं आया था, यहाँ आया है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। ठीक है, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का मोटा मोटी ऐसे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है कि in order to restrict the voting rights of members, recognized stock exchange may make rules or amend any existing rules. Such rules or amendments shall pertain to the following: only members shall have the voting rights in respect of any matters placed before the stock exchange at any meeting. Only members shall have the voting rights in respect of any matter placed before the stock exchange in any meeting। ठीक है, सिर्फ members के पास ये voting rights रहेगा। Each member shall be entitled to have one vote only irrespective of his shares of the paid up equity capital। ठीक है, उसके पास भले 10 शेयर हो पर उसके पास होगा सिर्फ एक ही वोट। Members shall not have the right to appoint a proxy। ठीक है, members shall not have the right to appoint a proxy। वो लोग मना कर सकते हैं कि हाँ तुम प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। देखो ये ना डिपेंड करता है वेरियस कंपनीज के ऊपर, और उन लोगों के पास पावर है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, सच incidental, consequential and supplementary matter as may be necessary related to aforesaid matters। Such incidental, consequential and supplementary matters as may be necessary related to aforesaid matters। Powers have been delegated concurrently to SEBI also।
ठीक है, ये पावर्स सेबी के पास भी कॉन्करेंटली हो जाती है। सिंपल, सबसे पहला कि ओनली मेंबर्स कैन वोटिंग राइट, ईच मेंबर के पास एक वोट राइट, एक होगा वोट। मेंबर शेल हैव वोटिंग, प्रॉक्सी को वो लोग नहीं अपॉइंट कर सकते। फिर सच इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंटल सप्लीमेंट्री मैटर्स एज मे बी नेसेसरी रिलेटेड टू अफॉर्सेड मैटर, कुछ भी अगर हो तो वो कर सकते हैं इंसिडेंशियल या उस क्या बोलते हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी उन लोगों को लगता है तो वो लोग कर सकते हैं। पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड कॉन्करेंटली टू सेबी ऑल्सो, ये पावर जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास वो सेबी के पास भी होंगी। पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक अमेंड बाई लॉज रूल्स, सेक्शन 9 ऑफ स्क्रा में ये बात करी गई है, सेक्शन 9 में बात करी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी मेक बाय रूल्स फॉर द रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच बाय रूल्स बाय लॉज may provide for the following: opening and closing of market and the regulation of hours of trade, ठीक है, opening and closing of market and the regulations of the hours of trade, periodical state settlement of contract and difference thereunder by a clearing house, periodical settlement of contract and difference thereunder by the clearing house, ठीक है, वो clearing house का भी आगे अपन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला आंसर शायद clearing house का ही है और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। पीरियोडिकल सेटलमेंट आपको करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बढ़िया तरीके से। सबमिशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर्स टू सेबी बाय अ क्लियरिंग हाउस आफ्टर ईच सच सेटलमेंट पीरियड, सबमिशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर्स टू सेबी बाय अ क्लियरिंग हाउस आफ्टर ईच सच सेटलमेंट पीरियड, प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर, प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर्स, ब्लैंक ट्रांसफर्स अगर कोई करता है तो उसको प्रोहिबिट करने का काम करती है। सबमिशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर्स टू सेबी बाय क्लियरिंग हाउस आफ्टर सच ईच सेटलमेंट पीरियड, सेटलमेंट पीरियड के बाद सारी जानकारी आपको सेबी को बतानी पड़ेगी। द नंबर एंड क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेटलमेंट शैल बी मेड और डिफरेंस पेड थ्रू द क्लियरिंग हाउस, द नंबर ऑफ क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेटलमेंट शैल बी मेड, सारे नंबर्स और कितनी भी ट्रेडिंग वगैरह हुई वो सब आपको अपना सेबी को बतानी है, और जो भी सेटलमेंट वगैरह हुआ क्लियरिंग हाउस से सब आपको बताना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उसके पास पावर है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। Contravention of any of the bylaws shall render the members concerned liable to one or more of the following punishments, namely fine, expulsion from membership, suspension from membership for a specified period, any other penalty of a like nature not involving the payment of money. ठीक है, थोड़ा सा ना पीठ में दर्द हो रहा है बाकी। Contravention of any of the bylaw shall render the member concerned liable to one or more of the following punishment, namely क्या बोला है इसके अंदर, फाइन दे सकते हैं, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप, आपकी मेंबरशिप को खारिज कर दिया जाएगा, सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको क्या बोलते हैं सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, एनी अदर पेनल्टी ऑफ अ लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्विंग द पेमेंट ऑफ मनी के अलावा भी आपको अगर कोई पेनल्टी लगानी हो तो वो आप लगा सकते हो। वेदर bylaws framed by the BSE are subordinate legislation, अपना काम किसी और से कराया, whether bylaws framed by the BSE are subordinated legislation, अपना काम किसी और से कराया तो ऐसा नहीं करवा सकते हैं मोस्टली। तो क्या एक अपने को ना केस दिया हुआ है विनय बुबना वर्सेस योगेश मेहता एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स है शायद वो भी है। इन द अबव केस बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड Section 9 subsection 4 of the SCRA requires previous publication of the bylaw before they can come into force. Publication is another incidence of subordinate legislation. Therefore, there is no difficulty in holding that the bylaws framed under Section 9 are subordinate legislation. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मतलब publication is another incidence of subordinate legislation. Publication भी एक तरीके से आप subordination ही है कि आप लोगों को बता रहे हो। Therefore, there is no difficulty in holding that bylaw framed under Section 9 are subordinate legislation.
ये एक तरीके से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। इसका प्रॉपर मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया, आप समझने की कोशिश करना, मेरे को तो नहीं आया। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक अमेंड बाय लॉज, एक बार वापस से देखते हैं इसको। सेक्शन 9 क्या बात कर रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी मेक bylaws for the regulations and contract of control or control of contracts, ठीक है। such bylaws may provide for the following, ठीक है। ये सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है टू मेक अमेंड bylaws, तो वो कर सकते हैं कि प्रोहिबिशन अगर कुछ करना हो ब्लैंक ट्रांसफ़र पे, सबमिशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर्स पे, पीरियोडिकल सेटलमेंट कैसे होगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होगा, फिर क्या बोलते हैं जो सेटलमेंट क्लियरिंग हाउस के साथ होगी वो सब उन लोगों को पता रखना है, जो भी वो लोग पूछें तो बताना है, और कॉन्ट्रावेंशन अगर हो तो वो लोग पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये सब पब्लिकेशन इन अनदर इंसिडेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, देयरफॉर देयर इज नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग दैट बायलॉज फ्रेम्ड अंडर दिस। ठीक है, मेनली तो यही है कि आपने ये सारा जो बताया है अपना, जो भी सच बायलॉज आप में प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, जो भी आप बायलॉज मेक बना सकते हो, अमेंड कर सकते हो, तो वो एक तरीके से पब्लिकली डिस्क्लोज रहेंगे, तो वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर कहा जाएगा। आगे देखते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड इट्स रोल, सेक्शन 8 सबसेक्शन सेक्शन 8A ऑफ स्क्रा में बात करी है क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड इट्स रोल की, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है और अपना एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ना आप समझो टोटल 7 है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन IFSC लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSE IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मल्टी कंपनी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये सब कुछ क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। अब सेक्शन 8A सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में with the prior approval of SEBI transfer the duties and functions of a clearing house to a clearing corporation being a company incorporated under the Companies Act 2013 for the purpose of the periodical settlement of contract and difference thereunder, the delivery of and payment of securities and any other matter incidental thereto or connected with such transfer, ठीक है। ये सब आते हैं इसके अंदर। Section 8A subsection 1 provides that the recognized stock exchange may, with the prior approval of the SEBI, transfer the duties and functions। अच्छा ठीक है, recognized stock exchange अपनी पावर्स को, अपने क्या बोलते हैं ड्यूटीज़ को, फंक्शंस को क्लियरिंग हाउस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ SEBI टू अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन बीइंग अ being a company incorporated under the Companies Act 2013 for the purpose of periodical settlement of the contract and difference thereunder, delivery of or payment of for securities, any other matter they are incidental thereto connected with such transfer, तो वो आपको बताना रहेगा। Every clearing corporation shall make bylaw and submit the same to SEBI for its approval. SEBI may grant approval to the bylaw submitted to it by the clearing corporation. Every clearing corporation shall make bylaw and submit the same to SEBI for its approval. SEBI may grant approval to the bylaws submitted to it by the clearing corporation, ठीक है। SEBI वो ग्रांट कर सकता है अप्रूवल कि हाँ ठीक है जो कर रहे हो करो। SEBI shall not grant such approval unless it is satisfied that such approval is in the interest of trade and also in public interest। अगर SEBI को लगेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है तो वो लोग मना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ही बोलेंगे, ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिट्स एंड कोलेट्रल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस टू
bring and sustain confidence in clearing and settlement of securities, to promote and maintain short and consistent settlement cycle, to provide counterparty risk guarantee, to operate a tight risk containment system। बहुत सिंपल है, एकदम आसान भाषा में इसमें बताया गया है और अपन वैसे ही याद रखेंगे, ठीक है। फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कोलेटरल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस, टू ब्रिंग एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, टू प्रमोट एंड मेंटेन सेटलमेंट साइकिल, टू प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी, टू ऑपरेट अ टाइट रिस्क कंटेनमेंट रिस्क सिस्टम, ठीक है। हाँ, अभी देखते हैं जी पावर ऑफ सेबी अंडर स्क्रा एक्ट 1956 की क्या क्या पावर हैं, सेबी की क्या क्या पावर है, ठीक है। तो एक अच्छा आंसर है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा पर अच्छा आंसर है, तो ये एक बार फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पावर्स ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड bylaws or recognized stock exchange। Section 10, SEBI has power to make or amend bylaws of a recognized stock exchange. Following are the requisites to use their powers. SEBI can use these powers suo moto or on a request made by the governing body of a recognized stock exchange. It can exercise such power if it is satisfied after consultation with the governing body of the stock exchange that it is necessary for expedient to do so. सेबी कैन यूज़ द पावर सुओ मोटो, खुद भी यूज़ कर सकती है या किसी की गवर्निंग बॉडी के रिक्वेस्ट पे भी कर सकती है, ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इट कैन एक्सरसाइज सच पावर इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज necessary or expedient to do so. Such bylaw shall be published in the official gazette of India and also in the official gazette of the state. It will take effect एज इफ बायलॉज आर मेड बाय द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर कुछ सेबी को लगेगा तो वो सेबी ने अगर कुछ बनाया ना तो समझो कि वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया, ठीक है, और वो उसके ऊपर मानना ही पड़ेगा उन लोगों को। ऑब्जेक्शंस बाय गवर्निंग बॉडी, वेयर द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स टू एनी बायलॉ made or amended by SEBI on its own motions, it may within 2 months of the publication thereof to the official gazette of India apply to SEBI for revision thereof, and SEBI may, after giving an opportunity to the governing body of the stock exchange to be heard in the matter, revise the bylaw so made or amend, ठीक है, वो कर सकती है। 2 महीने के अंदर वो सब हो जाएगा कार्यक्रम। Where the governing body of the recognized stock exchange objects to any bylaw made or amended by SEBI on its own motion, it may within 2 months of the publication thereof in the Gazette of India apply to SEBI for revision thereof, and SEBI may, after giving an opportunity to the governing body of the stock exchange to be heard in the matter, revise the bylaw so made or amend, ठीक है। अगर कुछ SEBI ने किया, कोई बायलॉ बनाया और किसी स्टॉक एक्सचेंज ने उसके खिलाफ में कुछ बोला या उन लोगों को कुछ दिक्कत हुई, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर वो लोग उन लोगों को बता देंगे और सेबी को अगर लगेगा तो वो उसको रिवाइज कर देगा बायलॉज को और अमेंड कर देगा। द मेकिंग और द अमेंडमेंट ऑफ और द रिविजन ऑफ एनी बायलॉ शैल इन ऑल केसेस बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। However, if SEBI is satisfied in any case that in the interest of the trade or in the public interest by any bylaws should be made, amended or revised immediately, it may by order and writing specify the reason thereof, dispense with the conditions of previous publication, ठीक है। पहले पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने पहले ऐसे था, ऐसे कर दिया इसको। सारी चीज़ें पब्लिक के साथ डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है, कोई भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें होता है तो। देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है। पावर्स ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शंस, सेक्शन 12A में बात करी गई है कि सेक्शन 12A प्रोवाइड्स दैट इफ आफ्टर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एन इंक्वायरी द सेबी इज सेटिस्फाइड दैट इज नेसेसरी in the interest of investors or orderly development of securities matters, or to prevent the affairs of any recognized stock exchange or clearing corporation or such other agency or a person,
providing trading or clearing or settlement facilities in respect of securities being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or securities market. ठीक है, उनके हित में सारी चीज़ों को मत रखना और सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होना, पब्लिक का कोई नुकसान ना होना, पब्लिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है, वो यहाँ पे मेन कहा गया है. और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एजेंसी और पर्सन रिफर टू इन क्लॉज बी. ठीक है, प्रोटेक्ट प्रॉपर मैनेजमेंट, ऊपर जो अपन ने बात करी कि प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कोई नुकसान ना हो, प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग और क्लियरिंग सेटलमेंट प्रॉपरली हो, किसी व्यक्ति का कुछ भी तरीके से इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग कोई नुकसान नहीं हो, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के हित में सारा काम हो. फिर इट में इशू सच डायरेक्शंस टू एनी स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एजेंसी. To any stock exchange, it may issue such direction to any stock exchange or clearing corporation or agency or person referred to in clause B, or any person or class of person associated with the securities market, or to any company whose securities are listed or proposed to be listed in the recognized stock exchange as may be appropriated in the interest of investors in securities and the securities market. Simple. Powers of SEBI to make regulations. सेबी के पास क्या पावर्स हैं? टू मेक रेगुलेशंस अंडर सेक्शन 31. SEBI may, by notification in the official gazette, make regulations consistent with the provisions of this act and the rules made thereunder to carry out the purpose of this act. ठीक है, such regulations may provide for all or any of its following matters, namely the manner in which at least 51% of the equity shares capital of the recognized stock exchange is held within 12 months from the date of publication of the order by the public other than shareholders having trading rights. Regulations कब कब हो सकती है कि such regulation may provide for all or any of the following matters, namely the manner in which at least 51% of the equity share capital of the recognized stock exchange is held within 12 months from the date of the publication of the order by the public other than the shareholders having trading rights. ठीक है, 51% से ज़्यादा पिछले 12 महीने में या within 12 months from the date of the publication of the order by the public other than shareholders having trading rights. The eligibility criteria and other requirement under specified section, term determined by SEBI, other matters which is required to be. ठीक है, ये सब ना रीड ओनली है, इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है. पावर्स ऑफ सेबी टू एजुडिकेट, सेक्शन 23 में बात करिए. सेक्शन 23I, द सेबी में अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिवीजन चीफ ऑफ सेबी टू बी एन एजुडिकेटिंग ऑफिसर for holding an inquiry in the prescribed manner after giving an person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the cases, to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply with the provisions, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provision of the act. Simple है. The SEBI may call for and examine the record of any proceeding under these sections, and if it considers that the order passed by the adjudicating officer is erroneous to the extent it is not interest in the securities, it is not in the interest of the security market, after making or any causing to be made such inquiry as it deems necessary, pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances of the case so justify.
However, no such order shall be passed unless the person concerned have been given opportunity of being heard. Further, nothing contained in the subsection shall be applicable after any expiry of the period of 3 months from the date of the order passed by the adjudicating officer or disposal of the appeal, whichever is earlier. ठीक है, सिंपल है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे होगी वो बात करिए. सेक्शन 17A में provides, section 17A provides for public issue and listing of securities. ठीक है, और no securities of the nature referred to in section 2H IE shall be offered to the public or listed. No securities of the nature referred in section 2H IE shall be offered to the public or listed on any recognized stock exchange unless the issuer fulfills such eligibility criteria and complies with such other requirements as may be specified by the SEBI. Every issuer intending to offer the certificate or instruments to the public shall make an application to one or more recognized stock exchange for permissions to list such certificates or instruments before issuing the offer document to the public. Where the permission applied, मैं देखो इसको समझाना नहीं प्रीफर कर रहा क्योंकि ये सब मतलब ठीक है पढ़ने वाली चीज़ें ही हैं और इतना कुछ है नहीं, सीधा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. पब्लिक इशू कैसे होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना कंपलसरी है वो सब अपन को पता ही है. ठीक है, उसके बाद अपन को एक कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा. ऑफर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पब्लिक शेल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू लिस्ट सच सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सर्टिफिकेट यानी कि शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बिफोर इशूइंग द ऑफर डॉक्यूमेंट्स to the public. Where the permission applied for listing has not generated or refused by the recognized stock exchange, the issuer shall forthwith repay all money received from application in the pursuance of the offer document. Offer document से उन लोगों ने जो भी पैसे मंगवाए होंगे और अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं करेंगे रजिस्टर्ड, तो फिर वो लोगों को रीपे करना पड़ेगा और वो फिर उस हिसाब से चीज़ें होंगी. If any such money is not repaid within 8 days after the issue, the issuer and every director or trustee who is in default shall, on and from the expiry of the 8th day, be jointly and severally liable to repay the money with interest at the rate of 15%. ठीक है, अगर आप 8 दिन के अंदर नहीं करते हो रीपे तो आपको फिर इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, 15% के इंटरेस्ट रेट के साथ. In reckoning the 8th day after another day. ठीक है, इसी एक पॉइंट है जहाँ पे ये बोला है कि जो ये 8th डे काउंट होंगे ना, इसके बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आती है तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो 8 दिन कंटिन्यूसली चलते रहेंगे. पर अगर 8वें दिन के ऊपर कोई हॉलीडे आती है तो हम फिर उसके बाद वाले दिन काउंट करेंगे और उसके बाद वाले दिन के बाद से अपना पेनल्टी लगनी चालू होगी. समझे आप? मतलब 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में अगर कोई भी हॉलीडे आती है तो उसे हम हॉलीडे नहीं मानेंगे, वो दिन कंटिन्यूसली चलते रहेंगे. पर 8वें दिन पे अगर कोई हॉलीडे आती है 8वें दिन पे तो फिर अपन 9वें दिन को 8वां दिन मानेंगे. ठीक है, समझे? और क्या बोला था इसके ऊपर अपन का 8th डे से पेनल्टी लगेगी, एक्सपायरी ऑफ 8th डे. समझे? यानी कि 9वें दिन को अपन 8वां मान रहे हैं तो 10वें दिन से पेनल्टी लगना 10वीं डेट से पेनल्टी लगना चालू होगी. समझे? मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है 1 से 8 तारीख वाला, वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है, और पेनल्टी लगेगी तो उसके ऊपर लगेगा अपना इंटरेस्ट 15% का. All the provision of these act relating to listing of securities of a public company on a recognized stock exchange shall mutatis mutandis apply to the listing of the securities by the issuer being a special purpose distinct entity. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब अपन को पता ही है कि जैसे जहाँ कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो चेंज होंगे ही होंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ फिर अपना प्रोविजंस को देखा जा सकता है. फिर यहाँ पे अपना ये वाला आंसर खत्म होता है. 17A नॉट सो इम्पॉर्टेंट है. ये सारे आंसर्स अपन के पास काफ़ी दूसरे भी चैप्टर्स हैं, सारा का सारा इसी में से नहीं करेंगे अपन, और जो पॉइंट पढ़ने जैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो ये सारे सिंपल ही हैं. ठीक है, एक बार ध्यान रख सकते हैं अपन. कंडीशंस फॉर लिस्टिंग. सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द एप्लीकेशंस और of any persons is any recognized stock exchange,
such person shall comply with the condition of the listing agreement with the stock exchange. ले खत्म भी हो गया. क्या था? Conditions for listing. Section 21 of the Act provides that where securities are listed on the application of any person in the recognized stock exchange, such person shall comply with the condition of the listing agreement with the stock exchange. जो भी agreement साइन किया होगा उसको comply करना अनिवार्य है और वो आपको करना ही पड़ेगा. Delisting of securities. Read only वाले आंसर पढ़ रहा हूँ मैं. Section 21A provides that the recognized stock exchange may delist the securities after recording the reasons thereof from any recognized stock exchange on any of the ground as may be prescribed under this act. The securities of a company shall not be delisted unless the company concerned has been given a reasonable opportunity of being heard. A listed company or an aggrieved investors may file an appeal before the SET against the decision of the recognized stock exchange delisting the securities within 15 days from the date of the decision of the recognized stock exchange delisting the securities. The Securities Appellate Tribunal may, if it is satisfied that the company was prevented by the sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding 1 month. ठीक है, 1 मंथ तक का आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है और सेट आपको फिर उस हिसाब से जवाब देगी या जो बीच फिर जो आगे का प्रोसीजर रहेगा वो लोगों का मैटर है, वो लोग जानेंगे. ठीक है, आगे देखेंगे. राइट ऑफ अपील टू सेट अगेंस्ट रिफ्यूज़ल to the list securities of public companies by stock exchange. पहले तो मीनिंग समझो, कहना क्या जा रहे हैं हेडिंग में. राइट ऑफ अपील टू सेट अगेंस्ट रिफ्यूजल टू लिस्ट सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक कंपनी बाय स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अगर कोई कंपनी को मना कर दिया गया कि तुम लिस्ट नहीं करवा सकते अपने सिक्योरिटीज़ को, तो आप सेट के पास जा सकते हो. अब वहाँ जाके करोगे क्या, वो बताया है इसके अंदर. Where a recognized stock exchange refuses to list the securities of any company, it shall furnish the reason of such refusal. ठीक है, the aggrieved party can file an appeal against refusal of the recognized stock exchange to Securities Appellate Tribunal. Time limit for filing an appeal if reason for refusal is received by the company. If reason for refusal is received by the company within 15 days of receipt or of order of refusal. If reason for refusal is not received by the company within 15 days of the expiry of the time specified in the section 40 of the Companies Act 2013. अब सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा है वो अपने को याद नहीं है यहाँ पे, वो अपन सेक्शन 40 जब अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे. अभी के लिए सिर्फ याद ज़रा ध्यान रखो कि अगर रीज़न मिला कंपनी को तो 15 दिन, और अगर रीज़न नहीं मिला रिफ्यूज़ल का तो 15 दिन कहाँ से चालू होंगे, विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड 40. सेक्शन 40 में जो कहा गया होगा ना उसके एक्सपायरी के 15 दिन या उसके वो वाले हैं, वो वाले पॉइंट वहीं पे समझेंगे जब आएगा तो, और वहाँ पे जब आएगा तो वो बता देंगे कि हाँ ये इस क्रा में भी अपन ने बताया है. एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ कैन बी ग्रांटेड बाय सेट इफ़ कॉस्ट ऑफ डिले इज सफिशिएंट एक्सप्लेन. ठीक है, अभी अगर सफिशिएंट कॉज आप देते हो तो फिर उसको 1 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है सेट के द्वारा. डिस्पोजल ऑफ अपील बाय सेट. On receipt of application, SET should give an opportunity of being heard to the stock exchange, and thereafter SET can pass any of the following order: vary the order, set aside the order और confirm the order. ठीक है, एक तो 3 ही काम होंगे, या तो उसको वेरी कर दिया यानी कि एकदम मना कर दिया, सेट असाइड यानी कि उसको तो सोच समझा, उसको सुना पर कुछ उसको साइड में रख के अपना कुछ बताया, और कन्फर्म यानी कि फिर मान गए अपन कि हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं. Every appeal shall be in such form and be accomplished by such fee as may be prescribed. The SET shall send a copy of every order made by it to SEBI and parties to be appealed. SET shall deal with the appeal and expeditiously as possible within 6 months. वापस, every appeal shall be in such form and be accompanied by such fee as may be prescribed. The SET shall send a copy of every order made by it to SEBI and parties to the appeal. SET shall deal with the appeal and expeditiously as possible within 6 months. ठीक है, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगा पर 6 महीने के अंदर तो इसको निपटा ही देगा.
द स्टॉक एक्सचेंज शैल एक्ट इन conformity with the order of the set. Appeal against order of set. An aggrieved party can file an appeal to the Supreme Court against the order of the set within 60 days. अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेट, यानी कि आप अगर सेट के भी ऑर्डर के साथ संतुष्ट नहीं हो तो आप सेबी के पास जा सकते हो 60 दिन के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज कैन बी ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इफ सफिशिएंट रीजन गिवन दिया, अगर आपने सफिशिएंट रीजन दिए होंगे तो और 60 दिन का भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। बट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अगर कोई आप लॉ के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो तो ही आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। देखो आगे ना पेनल्टीज दी हुई है अंडर स्क्रा एक्ट। अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि बहुत सारी हैं और इसके ऊपर अपना समय बर्बाद करना ही रहेगा यार। इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, फ्यू टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड अंडर सेबी एक्ट 1992 चैप्टर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन दिए हुए हैं, पेनल्टी दी हुई है, कंट्रावेंशन दिया हुआ है कि इसको करोगे तो ये होगा, ठीक है। पेनल्टीज़ याद करना बहुत मुश्किल रहता है और पूरे चैप्टर में ऐसे इतने सारे हैं, हर चैप्टर में 10-10, 20-20 भी, अगर आप 10 भी समझो, 20 चैप्टर में तो 200 हो गई, 200 पेनल्टी याद करोगे अभी आप। तो अब आगे देखो, राइट टू रिसीव डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। किसी कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो फिर कोई भी शेयर होल्डर का राइट रहता है कि उसको वो शेयर मिले, डिविडेंड मिले। अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी तक तो अपन को यही लग रहा था कि जिसके पास शेयर होगा उससे डिविडेंड मिलेगा, पर यहाँ ये कहा कि अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिस व्यक्ति का नाम होगा ना, उस शेयर नंबर के ऊपर उसी को डिविडेंड अलॉट किया जाएगा, ऐसे ही किसी को भी नहीं कर देंगे। अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन शेयर्स is legally entitled to receive and retain any dividend declared by the company, irrespective of the fact that he has already transferred the shares of for consideration, ठीक है। भले उसने फिर शेयर को बेच दिया हो, अगर उस के नाम पे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो फिर उसको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है जी। हाँ बराबर। आप समझो, आप अगर एक ना रिकॉर्ड डेट होती है, उस रिकॉर्ड डेट तक आपके पास वो कंपनी के मान लो 10 शेयर हैं और 10 शेयर के ऊपर वो 10 रुपये का, एक शेयर के ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो कितने हो गए बेटा? 100 रुपये हो गए। अब वो 100 रुपये आपको मिलेंगे, पर आपकी रिकॉर्ड डेट थी 20 नवंबर, ठीक है, और आपने वो 20 नवंबर 21 नवंबर तक वो आपके पास शेयर थे और फिर रिकॉर्ड डेट थी 20 की, पर बोला था हम आपको डिविडेंड देंगे 25 को, ठीक है। अब रिकॉर्ड डेट तक आपने वो रख लिए, 21 तारीख को आपने वो शेयर्स बेच दिए, तो अब आपने बेच दिए तो अब कायदे से तो आपके पास शेयर्स रहे नहीं, पर रिकॉर्ड डेट तक आपके नाम पे तो वो शेयर्स थे ना, तो वो आपको डिविडेंड मिलेगा, समझे? हाँ वही बोला हुआ है इसमें भी। However, where the transferee makes a claim for the dividend and furnishes that the shares certificate and other documents relating to transfer to the company for registration of shares in his name within 15 days of the date on which the dividend became due, the dividend shall be paid to the transferee. अगर where the transferee makes a claim for the dividend, अगर किसी कारणवश डिविडेंड ट्रांसफरी तक नहीं पहुंच पाता है, ट्रांसफरी यानी कि कौन? ट्रांसफर यानी कि जिसको ट्रांसफ़र किए गए हों, ठीक है। जो एक तो होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी, तो जिसको ट्रांसफ़र किए गए होंगे ना वो होगा अपना ट्रांसफरी, और उसको डिविडेंड नहीं मिलता है तो वो ये चीज़ को क्लेम कर सकता है कि हाँ भैया तुम्हारी गलती की वजह से मेरे को डिविडेंड नहीं मिला है। तो अगर वो सब सही रहेगा तो विद इन 15 डेज आप उसको क्या बोलते हैं कर सकते हो, सर्टिफिकेट एंड फर्निश शेयर्स और सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। विद इन 15 डेज आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, और ये फर्दर एक्सटेंड भी हो सकते हैं बाय द फॉलोइंग पीरियड। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी,
अगर जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब जो ट्रांसफरी था उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपका ये काम एक्सटेंड हो जाएगा। अब जिसकी मृत्यु होगी तो वो पैरवी वेरवी वाले फंक्शन करेगा या फिर क्या बोलते हैं ये करने बैठेगा। जब वो फिर सब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर उसके परिवार वाले या जो भी कोई आएगा कि हाँ भैया अरे ऐसा भी कुछ है, तो फिर बाद में आएंगे ना, तो उसके लिए अपन को एक्सटेंशन मिल सकता है। फिर इन केस ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसफर डीड, बाय थेफ्ट, अच्छा ठीक है, ट्रांसफ़र डीड में ट्रांसफ़र डीड चोरी हो गई और एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफरी के हाथ में नहीं था, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो बाय द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द रिप्लेसमेंट देयर ऑफ, ठीक है, तो वहाँ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिले इन द लॉजिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ड्यू टू कॉज कनेक्टेड विद द पोस्ट बाय द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिले, ठीक है, कुछ पोस्ट करने की वजह से या कुछ क्या बोलते हैं उसको कि डिले इन द लॉजिंग, यानी कि ट्रांसफ़र करने में या पोस्ट करने में कुछ वही समझो ना, उस चक्कर में अगर कुछ डिले होता है तो फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि म्यूचुअल फंड, CIS अपन ने पढ़ा है, इसकी एक पहले वीडियो बनाई भी है, वापस से बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। Right to receive income from CIS or mutual fund. A person whose name appears on the books of the CIS mutual fund in respect of the certain securities units is, अच्छा ठीक है, देखो सब कुछ ऊपर जैसा ही है, यहाँ पे बस अपना जो वो था डिविडेंड था उसे सिक्योरिटीज़ और यूनिट्स के साथ वो कर देना, इंटरचेंज कर देना, कंपनी को अपना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड के साथ कन्वर्ट कर देना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। डेथ, ट्रांसफ़र डीड और डिले इन लॉजिंग ये सब सेम है। 15 दिन का एक्सटेंशन, ठीक है, 15 दिन और एक्सटेंशन वो सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे मेरे पास आंसर, अब उसको देखो कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, आपके पास शायद ये चीज़ ना हो तो ढूंढने मत बैठना, करते जाओ, ठीक है, मेरे साथ सुनते जाओ ध्यान से। Securities Contract Regulation Rules 1957 in question answers form. Which type of securities are required to be listed in a recognized stock exchange? Securities Contract Regulation Act 1956. किस प्रकार की सिक्योरिटीज़ को आप लिस्ट करवा सकते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ के अंदर, स्क्रा के तहत। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ विद स्टॉक एक्सचेंज, आंसर बोल रहा हूँ। Listing of securities with stock exchange is a matter of great importance for companies and investors as it provides the liquidity of the securities in the market. A public company, as defined under the Companies Act 2013, desirous of getting its security listed on the recognized stock exchange, shall apply to recognized stock exchange. किसी भी कंपनी की दिली तमन्ना होती है कि यार एक दिन मैं अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाऊंगा, तो उसी के बारे में बात करी गई है कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स एज इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज इन द मार्केट. A public company, as defined under the Companies Act 2013, desirous of getting its securities listed in the recognized stock exchange, shall apply to the recognized stock exchange. An application for listing shall be necessary in respect of the following: all new issue of any class or kind of securities of a company to be offered to the public. All new issues of any class or kind of the securities of the company to be offered to the public. All further IPO और FPO की बात कर रहे हैं. All further issue of any class or kind of the security which is already listed on a recognized stock exchange. ठीक है, IPO और FPO लाके आप कर सकते हो. सिंपल, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी इधर उधर की अपने इमोशनल बातें कर दी, बाद में अपन ने सीधा आंसर टेप दिया और यहाँ पे अपना ये 3 मार्क का आंसर बन गया, हो गया. 2 मार्क का, 3 मार्क का कैसे भी बन सकता है, ठीक है. थोड़ा सा अगर और आप लिख सको तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Which document and particulars are required to be given for listing of securities in a recognized stock exchange under the Securities Contract Regulation Act 1956? कौन से documents और particulars चाहिए to be given for listing of securities in recognized stock exchange? recognized stock exchange पे अपने securities को register करने के लिए कौन से आपको documents चाहिए, कौन सी आपको चीज़ें चाहिए, वो आपको बतानी है अभी.
Following documents and particulars are required to be given at the time of the application of the recognized stock exchange. कौन सी? Memorandum and article of association. In the case of debenture issue, a copy of the trust deed. ठीक है. Copies of all prospectus or statement in lieu of prospectus issued by the company at any time. Copy of offer for sale and circulars or advertisement offering any securities for subscription or sale during the last 5 years. Copies of balance sheet and audited accounts for the last 5 years, or in case of new companies for such shorter period for which accounts have been made up. A statement showing dividends and cash bonuses. A statement showing dividend and cash bonuses, if any, paid during the last 10 years or such shorter period as the company has been in existence, whether as a private or public company. Dividend or interest in arrears. ठीक है. Certified copies of agreements or arrangements within or between vendors and or promoters, underwriters and sub underwriters, brokers and sub brokers. ठीक है जी, इसमें सब प्रकार की चीज़ें उन लोगों ने मांगी थी. अभी और भी है भैया, ख़त्म नहीं हुआ. मैं देखो पढ़ रहा हूँ, ये सिंपल है, मतलब आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, और कहीं अगर लिखना हो तो लिख लो. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, पीछे करके पहले लिख लो. ठीक है. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ विच इज रिप्रोड्यूस्ड और रिफर्ड टू इन एनी प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, circular or advertisement offering security for subscription or sale during the last 5 years. ठीक है, सिंपल है. A statement containing particulars of the date of and parties to all material contract agreements, including agreements for technical advice and collaborations, concessions and similar other documents, except those entered into the ordinary course of business carried on intended to be carried on by the company, together with a brief description of the term, subject matter and general nature of the document. Simple. A brief history of the company since its incorporation, giving details of its activities including any recognitions, reconstructions or amalgamations, changes in its capital structures authorized. A brief history of the company since its incorporation, giving details. A statement containing particulars of any commissions, brokerage, discount or other special terms, including the options for the issue of kinds of securities and granted to any person. Particulars of share forfeited. A list of highest 10 holders of each class of kind of securities of the company. ये सब अपन को देना है. क्यों? क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाना है. ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. विच कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी अप्लाइंग फॉर लिस्टिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो करनी आवश्यक है किसी भी कंपनी को अप्लाइंग फॉर लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? An applicant company shall satisfy the stock exchange that its article of association provides for the following among others. यानी कि ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी. Its articles of association provides for the following among others. ठीक है. That the company shall use a common form of transfer. That the fully paid shares will be free from all lien, while in the case of partly laid shares or if any will be restricted to money called or payable at a fixed time in respect. That any amount paid up in advance of call of any shares may carry interest but shall not entitle the holder of the shares to participate in respect thereof in a dividend subsequently declared. अगर आप कुछ एडवांस में दे रहे हो तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी भी जानकारी आपको दिखानी पड़ेगी और किस होल्डर को वो देना है वो सब भी आपको बताना पड़ेगा. और अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो सब भी आपको शो करना पड़ेगा. देयर विल बी नो फोरफीचर ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड बिफोर द क्लेम बिकेम बेयर्ड बाय लॉ.
कोई भी फोरफीचर नहीं करेंगे ऑफ अनक्लेम डिविडेंड बिफोर द क्लेम बिकम्स बेयर्ड बाय द लॉ। जब तक वो लॉ की नज़र में खारिज नहीं कर दिया जाता तब तक आप उसको नहीं कर सकते। दैट ऑप्शंस और राइट टू कॉल ऑफ शेयर्स shall not be given to any person except with the sanction of the company in general meetings। जनरल मीटिंग में अगर किसी को बोला है कि हाँ इसको आप तुम दे सकते हो तो उसको देना है, बाकी उसके अलावा किसी को नहीं देना, ठीक है। However, a recognized stock exchange may provisionally admit to dealing these securities of a company which undertakes to amend its articles of association and its next general meeting so as fulfill the foregoing requirement and agrees to act in the meantime strictly in accordance with the provision of this clause। सिंपल है, ठीक है। अब जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं अभी एक फ़ोटो भी लगा दूंगा आप पे, इस पे एडिटिंग के दौरान। द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक इन टर्म्स ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट शेल बी, यानी कि मिनिमम ऑफर टू पब्लिक आप कितना कर सकते हो, मिनिमम वो बताया है कि मिनिमम होता है 25%, ठीक है। 25% आपका अगर क्या बोलते हैं पब्लिक के पास होता है तो ही कंपनी लिस्टेड रहेगी, और 25% से जैसे ही कम हो जाता है तो एक कुछ आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, और उसके अंदर भी आप अगर उसको 25% तक नहीं ला सके तो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। केस नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, अप टू ₹1600 करोड़, ठीक है। अगर कोई कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल यानी कि क्या बोलते हैं IPO और सब कुछ पैसा उठाने के बाद पोस्ट इशू कैपिटल सब कुछ मिला जुला के 1600 करोड़ है, तो एटलीस्ट 25% ऑफ द ईच क्लास ऑफ और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, ठीक है। एटलीस्ट 25% ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर कन्वर्टेबली इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी होने चाहिए। केस 2 में क्या बोला, अबव यानी कि 1600 करोड़ से ऊपर और 4000 करोड़ तक अगर है तो एटलीस्ट सच परसेंटेज ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स कन्वर्टेबली इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ 400 करोड़। यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोले, यहाँ पे बोल दिया कि एटलीस्ट सच परसेंटेज ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ 400 करोड़, 400 करोड़ के बराबर का होना चाहिए, ठीक है। अब बोला केस 3 में 4000 करोड़ से ऊपर पर 1 लाख करोड़ तक एटलीस्ट 10% ऑफ द ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी 10% तक अपना होना चाहिए। केस 4 में ये बोला कि 1 लाख करोड़ से ऊपर तक का अगर आपका कुछ पोस्ट इशू कैपिटल बनता है तो एटलीस्ट 5% ऑफ द ईच इक्विटी ईच क्लास और ये सब होना चाहिए, एटलीस्ट 5%, ठीक है। समझो 1600 करोड़ के ऊपर की मेरी कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल है, तो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक के पास 25% मिनिमम होना चाहिए उसका। अगर मेरी कंपनी, मेरी एक दूसरी और कंपनी है जिसका 1600 करोड़ से ऊपर यानी कि 1601 करोड़ से लेके 4000 करोड़ तक का उसके बीच की उसकी कोई पोस्ट इशू कैपिटल की वैल्यूएशन है, तो पब्लिक के पास 400 करोड़ तक के बराबर का मिनिमम होना चाहिए ऑफर, मतलब पब्लिक के पास उतनी होल्डिंग होनी चाहिए। और मेरी एक और कंपनी है जिसके अंदर 4001 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक की पोस्ट इशू कैपिटल है, तो वहाँ पे पब्लिक के पास 10% होना चाहिए। और एक और कंपनी है जिसके अंदर 1 लाख करोड़ के ऊपर का 1 लाख करोड़ के ऊपर का अपना पोस्ट इशू कैपिटल बन रहा है, तो एटलीस्ट 5% ऑफ द मिनिमम ऑफर हैव टू बी इन पब्लिक, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां मेरी चलो आगे देखते हैं। However, the company referred above in case 2 and 3 shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 3 years from the date of listing of the securities in the manner specified by SEBI, ठीक है। इसमें ऐसा बोला है कि however the company referred above in case 2 and 3 shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 3 years from the date of listing of the securities in the manner specified by the SEBI। अगर कोई कंपनी
50,000 करोड़ का IPO लेके आ रही है, पर ज़रूरी तो नहीं है कि उसको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब सेबी ने ऐसा बोला कि एक बार के लिए तुम, ठीक है, हम मान लेंगे तुम्हें लिस्ट कर दिया हमने, अगर तुम्हें कब भी आया तो हम तुम्हें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे, पर तुम्हें लिस्टिंग के बाद से 3 साल के अंदर अंदर पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ा के 25% तक लेके आना पड़ेगा। 3 साल तक का तुम्हें टाइम दे दिया, और 3 साल के बाद भी तुम्हारी शेयर होल्डिंग 25% तक नहीं हो पाती है तो फिर तुम्हें डीलिस्ट कर देंगे। सिंपल। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। 1600 करोड़ और चौथे वाले केस का अपन को बताया नहीं है अभी तक, क्योंकि ये नया नया है, या जैसा भी रहेगा इसका अब जब आएगी तो आएगी। बाकी तो अपन ये ध्यान रखना है 1600 करोड़ के लिए 25%, और केस 2 और केस 3 के लिए भी मेनली तो यही है। अगर 1601 करोड़ से लेके 4000 करोड़ है तो 400 करोड़ तक की वैल्यूएशन का होना चाहिए। 4001 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ है तो 10% की पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और 1 लाख करोड़ से ऊपर है तो 5% होनी चाहिए। पर हाउएवर द कंपनी रिफर्ड इन केस 2 और केस 3 में भी अगले 3 साल के अंदर आपको उसको 25% तक लेकर आना है। अब आगे दी है लिस्ट आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्ट आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट के क्या वायलेशंस होते हैं तो उसकी लिस्ट अपन को दी हुई है, मतलब कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसको अपन कैसे उसको रोक सकते हैं, या देख लेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, पढ़ें। हाँ, अभी थोड़ा सा ही बचा है, खत्म हो जाएगा जल्दी, अभी खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन और विड्रॉवल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सस्पेंशन और विड्रॉवल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सस्पेंड भी कर सकते हैं या सीधा सीधा उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं उसके एडमिशन को टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज। अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मे सस्पेंड और विड्रॉ एडमिशन टू डीलिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशंस और फॉर any other reasons. Reason for suspension have to be recorded in writing, and opinion of the stock exchange justify such action. However, reasonable opportunity of being heard अपन को देनी पड़ेगी. Where a recognized stock exchange have withdrawn admission to dealing in any securities, or where suspension or admission is dealing has contained for a period of exceeding 3 months, the company may prefer to appeal to the SET. ठीक है, recognized stock exchange ने उसको withdraw कर दिया तो सस्पेंशन एडमिशन डीलिंग इन 3 months, द कंपनी में प्रेफर, कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर सेट के पास जा सकती है। द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द स्टॉक एक्सचेंज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वेरी, और वो फिर उस हिसाब से काम करेगा। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ईदर इन ओन डायरेक्शंस और शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल रिस्टोर और री एडमिट टू डीलिंग एनी सिक्योरिटीज, सस्पेंड और विड्रॉ फ्रॉम द लिस्ट। The recognized stock exchange may either at its own directions or shall in accordance with the orders of the Securities Appellate Tribunal restore or re-admit to dealing any securities, suspend or withdraw from the list। ठीक है, उसको फिर उस हिसाब से कर लेंगे। सेट का भी ध्यान रखेंगे और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या बोल रहा है सब कुछ वो एडमिट करके देख लेंगे कि उसको रख सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। ऑल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस रूल्स शेल सो फार एज दे मे बी अप्लाई may also be applied to public sector company। ठीक है, SEBI may as its own discretions or on the recommendations of a recognized stock exchange waive or relax the strict enforcement of any or all of the requirement with respect to listing prescribed by these rules। फिर एक कमेंट दी हुई है, रीड ओनली है, फटाफट पढ़ देता हूँ। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ टू मेंटेन पब्लिक शेयर होल्डिंग और कंटिन्यूस शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। अपन ने पीछे पढ़ा अपना किसी भी कंपनी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है तो 25% तो रखनी ही रखनी है, अदरवाइज उसको हटा दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। रूल 19A स्टिपुलेट्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल मेंटेन पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 25%। 3 साल अगर लॉ की वजह से कम हुई तो, ठीक है।
However, any listed company which has public shareholding below 25% of the commencement of SCRA rules 2014 shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 4 years from the date of amendment to the said rules in 2014 in manner specified by SEBI. अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया है कि किसी कंपनी की 25% से कम है तो उसको 4 साल के अंदर 25% तक उसको लेके आनी है, ठीक है. वेयर द पब्लिक शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड कंपनी फॉल्स below 25% at the time, such company shall bring the public shareholding to 25% within a maximum period of 12 months from the date of such fall in manner specified by the law. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला कि shall अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है विच हैज़ पब्लिक शेयर होल्डिंग बिलो 25% ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस शेल इंक्रीज इट्स पब्लिक शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 25% विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द सेड रूल दिस. फिर बोला कि वेयर द पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनी फॉल्स बिलो such company shall bring the public shareholding to 25% within a maximum period of 12 months from the date of such fall in the manner specified by SEBI. अगर किसी कारण से उसकी वैल्यू गिर रही है तो आपको 12 महीने मिलेंगे. और एक और पॉइंट है कि मतलब ये लिखा नहीं है पर इन जनरल है कि 3 साल आपको मिलते हैं जब लॉ की गलती की वजह से या लॉ की ऊपर नीचे की वजह से आपकी शेयर होल्डिंग कम होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट exempt any listed company entity in which the central government or state government or public sector company either individually or in any combination with other hold directly or indirectly majority of the shares or voting rights or controls of such listed entity from any or all of the provisions of these rules. ठीक है, रीड ओनली है, इतना ध्यान मत रखो, ठीक है, सिंपल है. नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जान दो, सब कुछ नहीं पढ़ने का, ठीक है, पढ़ लो भैया, पढ़ लो. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 रूल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है. अब इसके अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं और आखिरी टॉपिक है अपना, ठीक है. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 रूल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट. अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड और ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. किस आधार पे उसको डीलिस्ट कर दिया जा सकता है तो वो बताया गया है. देखें, द कंपनी हैज़ इनकर्ड लॉसेज फॉर लास्ट 3 years एंड इट हैज़ नेगेटिव नेटवर्थ. ठीक है, नेगेटिव में नेटवर्थ है और पिछले 3 साल में लॉस मेकिंग कंपनी है. ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हैज़ रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 months. सस्पेंड कर दी गई थी इसकी ट्रेडिंग को मोर देन 6 महीने से. The securities of the company has remained infrequently trade during the preceding 3 years. 3 साल में infrequent trading हो रही है तो उसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा. The company or its promoter or its director has been convicted for failure to comply with any of the provisions. और अगर कुछ प्रमोटर ने या कंपनी के डायरेक्टर ने कुछ फेलियर किया कंप्लाई करने में प्रोविजन के एक्ट ऑफ द सेबी या डिपॉजिटरी एक्ट या कुछ भी तो डिलिस्ट कर दिया जा सकता है और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी नॉट लेस देन 1 crore और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 years. द एड्रेस ऑफ द कंपनी और द प्रमोटर और द डायरेक्टर हैज़ नॉट नोन और फॉल्स एड्रेस हैज़ बीन फर्निश्ड टू कंपनी. तो अगर लोगों को पता चला तो उसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा. पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैव कम बिलो मिनिमम लेवल ऑफ द कंपनी हैज़ फेल्ड टू रेज पब्लिक होल्डिंग टू द रिक्वायर्ड लेवल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड अपन ने ऊपर देखा 25% आपको रखनी पड़ेगी. अगर आप स्पेसिफाइड पीरियड कितना था, 4 साल, 3 साल, 12 महीने जो भी था. और वहाँ पे भी अपन ने देखा अलग अलग वो थे क्राइटेरिया और मिनिमम आपको 3 साल तो देते ही हैं. 3 साल के अंदर आप उसको नहीं ला पाए तो आपकी सिक्योरिटी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा. हाउएवर नो सिक्योरिटी शैल बी डिलिस्टेड अनलेस द कंपनी कंसर्न्ड हैज़ बीन गिवन एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. इफ द सिक्योरिटीज आर डिलिस्टेड ड्यू टू अबव रीजंस then the company, its promoters and directors shall be jointly or severally liable to purchase the outstanding securities from those holders who wish to sell them at a fair price determined by the SEBI. ठीक है, फेयर प्राइस पे उस कंपनी में डीलिस्ट तो कर दिया. अभी किसी कंपनी में
कोई पैसा लगाया हुआ बैठा होगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना, तो उसको फिर पैसे आपको फेयर प्राइस पे वापस करना पड़ेगा सेबी के अनुसार। द सेड सिक्योरिटी शैल बी डीलिस्टेड फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उसको हर जगह से हटा दिया जाएगा। वॉलंटरी डीलिस्टिंग भी होती है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होती है? अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी डीलिस्ट एनी सिक्योरिटी लिस्टेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कंपनी बोलती है यहाँ पे कि हमको डीलिस्ट कर दो। ठीक है, कंपनी डीलिस्ट होने का मतलब कंपनी बंद नहीं हो रही है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से हट रही है। ठीक है, कंपनी तो रहेगी। द सिक्योरिटीज़ क्या कंडीशंस है उसके लिए? द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी हैव बीन लिस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। 3 साल तक मिनिमम वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए। द डीलिस्टिंग ऑफ द सच सिक्योरिटीज़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द 2/3 ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स। पब्लिक शेयर होल्डर्स में से 2/3 क्या बोलते हैं पोर्शन ने वो कर दिया होना चाहिए, अप्रूव कर दिया होना चाहिए डीलिस्ट करने के लिए। द कंपनी प्रमोटर एंड और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी परचेज द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम दोज होल्डर्स हु विशेस टू सेल देम एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेबी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ ठीक है तुम डीलिस्ट तो कर दो, हमें पैसे दे दो हमारे, तो वो फिर सेबी के कहे अनुसार अपना कर सकते हैं, प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और फेयर प्राइस पे पैसे वापस करके डीलिस्ट कर सकते हैं। हाउएवर द कंडीशन एट सी मे बी डिस्पेंस्ड with by SEBI if the securities remain listed at least on the National Stock Exchange of the India Limited by or the Bombay Stock Exchange। ठीक है, वहाँ पे फिर वो है कि देख लिया जाएगा, उस अनुसार फिर कर दिया जाएगा। मतलब BSE पे कितना है, NSE पे कितना है, और एक पे रख सकते हैं नहीं रख सकते, वो फिर उन लोगों का मैटर है, वो जाने। ठीक है, अब कुछ ना केस लॉ दिए हुए हैं, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, और अभी अपने पास इसको डिस्कस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लेना। बाकी अपन ने इतना सारा चैप्टर देख लिया, तो अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेनली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रा एक्ट है 1956 का, जहाँ अपन ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्क्रा देखी थी, रेगुलेशंस देखे थे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड ओनली वाला पार्ट है, पर एक बार पढ़ना ज़रूर। ठीक है, की डेफिनेशंस देखी थी, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो डेफिनेशन थी वो वाइडर टर्म था, वो ध्यान रखना। और फिर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये एक ऐसे हैं कि नॉलेज पर्पज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और करना ज़रूर। ठीक है, सेक्शन 6 पूरा रीड ओनली है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 8 भी क्या बोलते हैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 12 सस्पेंशन का, वो एक बार ध्यान रखना, और ये जो सुपरसीडेड सप्रेस्डेड वो सब जो था ना, वो भी एक बार ध्यान रखना। सेक्शन 11 में उसकी बात करी गई थी। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी वाला, नया है तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, पहले ऐसा कुछ अपने को इतना था नहीं, तो अब इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो वो एक बार याद रखना। कुछ भी नया आता है तो वो एक जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है अपन को, क्योंकि पता नहीं है कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेलीगेट द मेक रूल्स। ठीक है, ये एक बार ध्यान रखना, पढ़ लेना। फिर अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, मतलब वेरी नहीं पर है, इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर स्क्रा एक्ट 1956, क्या क्या पावर है? तो ये था सेक्शन 7A। फिर पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक अमेंड बाय रूल्स सेक्शन 9। फिर एक था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड इट्स रोल, सेक्शन 8A ऑफ द स्क्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाला। फिर पावर ऑफ सेबी नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी पढ़ना ज़रूर, पढ़ना देखो सब कुछ ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शंस और ये सब है, पावर टू सेबी एजुकेशन, ये सब रीड ओनली वाले हैं। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ 17A पढ़ लेना। कंडीशन फॉर लिस्टिंग, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ रीड ओनली है। राइट्स ऑफ अपील टू सेट अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी टाइम लिमिट वगैरह थी ना, वो ध्यान रखना। पेनल्टीज रीड ओनली, पढ़ो नहीं पढ़ो कैंसिल कर दो भैया मेरे हिसाब से। राइट टू रिसीव डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, रीड ओनली। राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेम था। फिर कुछ क्वेश्चंस थे, वो ध्यान रखना, अगर आपने क्या बोलते लिखे होंगे तो आप उसको नोट करके रखना और पढ़ना। फिर ये जो मैंने फ़ोटो नहीं दिखाई अभी, वो ध्यान रखना अच्छे से, अपन ने वो करना है। फिर लिस्ट आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायलेशन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, रीड ओनली। कमेंट जो थी वो रीड ओनली।
वो था ना, एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ अ मेंटेन पब्लिक शेयर होल्डिंग इतनी करनी पड़ेगी, 25% ध्यान रखना। फिर डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कौन सी डी लिस्टिंग के कंडीशंस है, वो एक आंसर बन सकता है, पर पूछेंगे नहीं। और नहीं हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, पढ़ना ये वाला लास्ट वाला जो देखा ना अपन ने, डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957, रूल नंबर 21, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर बन गया ना अगर ये, तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा आंसर हो सकता है और काफ़ी स्कोरिंग आंसर हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। चलो, इसी के साथ अपना स्क्रा एक्ट ख़त्म होता है, समाप्त होता है, और इसकी अभी कल तक अपन इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद अपन फिर स्टार्ट करेंगे सेबी और स्कोर्स और डिपॉजिटरी एक्ट, और ये सब अपन देखते जाएंगे। अगले 22 दिन के अंदर इसको भी ख़त्म कर देंगे। चलो जी, थैंक यू।